हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल। ये एनिसेंट हिस्ट्री का जो मौर्य काल है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। अगर हम जानेंगे तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद को पराजित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य को जाता है। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, इसका श्रेय उनके मंत्री कौटिल्य को जाता है, क्योंकि कौटिल्य की कूटनीति से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया। क्योंकि घनानंद एक अहंकारी राजा था, कौटिल्य को अपने दरबार से भगा दिया था। इसीलिए कौटिल्य ने इसका बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध करने के लिए अपनी रणनीति बताई। इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन और ग्रंथ उसमें शूद्र एवं ब्राह्मण भी बताया जाता है। तो ये अपनी अपनी विद्वानों की राय है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। हमें चंद्रगुप्त के जो प्रशासन क्या है, प्रशासन था, उसकी जानकारी हमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इससे प्राप्त होती है। याद रखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजनीतिक के सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक है, न कि इकोनॉमिक्स पर। ये क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो राजनीति के सिद्धांतों पर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मेगास्थनीज भारत आया। अगर अक्सर पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा यात्री आया, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। उसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलिना से हुआ। जिस चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ, उसमें हारने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह हेलिना, जिसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ये तो बात की बात है। अब आगे हम देखेंगे मगध में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। मगध में एक समय ऐसा है जिसमें अकाल पड़ गया, सूख हो गया, बंजर हो गई ज़मीन। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु जो थे भद्रबाहु के कहने पर ये सरवणबेल गोला चले गए, और वहीं पर इन्होंने संलेखना पद्धति से अपना जीवन समाप्त कर दिया। जो जैन धर्म में ये जैन धर्म जब हम पढ़े थे तो उसमें देखे थे, जैन धर्म 2 भाग में गया था, श्वेतांबर, दिगंबर। तो ये भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के मानने वाले थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधना पद्धति संलेखना धारण करने को। संलेखना एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बिना खाए पिए ऐसे ही अपनी जीवन त्याग के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासक बना, जो 298 से 272 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। हमेशा क्वेश्चन आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था वो अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल कौशल थे। अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो इसके बाद शासक आए अशोक के बारे में हम जानेंगे। सम्राट अशोक, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, इनका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था तथा इसकी माता का नाम सुभ्रदांगी था। क्वेश्चन आता है कि अशोक की माता का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभ्रदांगी था। अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी थी। मुख्य चंद्रमा के मुख के समान इसका अर्थ होता है। तो बहुत ही सुंदर नाम था उनका। अशोक की जो उपाधि थी देवनाम प्रियदर्शी। इसके बाद अशोक के समय ही कलिंग का युद्ध हुआ। आपने सुना होगा कि जो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसी युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने हिंसा को छोड़कर
एक श्रेष्ठ साम्राज्य बनाने का दृढ़ निश्चय लिया। कलिंग के युद्ध का वर्णन, जो कलिंग के युद्ध का वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन आता है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसका वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के गुरु का नाम उपगुप्त था। उपगुप्त इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म जो ग्रहण किया था उसकी दीक्षा दी थी, तो इसलिए इनके गुरु का नाम उपगुप्त था। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने नाने भाइयों की हत्या की। जैसे कि हमने बताया कि कलिंग के युद्ध के पहले वो बहुत ही क्रूर थे। उसने दीपवंश और महावंश के अनुसार उसने जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने नाने भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अशोक के हम अभिलेख के बारे में जानेंगे तो गुर्जरा, मास्की, मानसेहरा, सहवाजगढ़ी। अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, मतलब ऐसे 4 ही अभिलेख हैं गुर्जरा, मास्की, मानसेहरा, सहवाजगढ़ी जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो गुर्जरा, मास्की ये ब्राह्मी लिपि में थे और मानसेहरा, सहवाजगढ़ी ये खरोष्टी लिपि में थे। क्वेश्चन आता है कि खरोष्टी लिपि में कौन थे, ब्राह्मी लिपि में। तो जो ब्राह्मी में थे गुर्जरा, मास्की और खरोष्टी में मानसेहरा, सहवाजगढ़ी। अशोक ने ही सर्वप्रथम धर्म महापात्र की नियुक्ति की। धर्म महापात्र मतलब जो अपने प्रशासन की देखरेख के लिए जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनकी देखरेख के लिए धर्म महापात्र की नियुक्ति की। अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई, मतलब जो अशोक के समय ही 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई। अब इसके बारे में हम मौर्य और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट अब शासक नहीं है तो इसके बारे में आखिरी क्वेश्चन जान लेंगे। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, हमेशा क्वेश्चन आता मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और फिर शुंग वंश की स्थापना की। मतलब बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह चाइना से आया था, फिर उसने शुंग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि मौर्य वंश कैसे समाप्त हुआ।